हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईएएस प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए क्या-क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई जा सकती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप फेसबुक पर द लर्निंग इंडिया नाम के पेज को भी लाइक कर सकते हैं। अगर हम देखें तो प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, जीएस 1 एंड जीएस 2। दोस्तों, जीएस 1 पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पर मेरिट निकलती है और जीएस 2 पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग है। दोस्तों, दोनों ही पेपर 200 मार्क्स के हैं। जीएस 1 में टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, जीएस 2 में 80 क्वेश्चंस ही आते हैं। दोनों पेपर्स के लिए हमें 2 घंटे अवेलेबल होते हैं और दोनों ही पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग होती है। हालांकि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, लेकिन जीएस 1 वाला पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पर मेरिट निकलती है, इसी के बेसिस पर एग्जाम क्लियर होती है। और जीएस 2 में हमें सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है, हमें सिर्फ 33% लाने रहते हैं जिससे हमारी एग्जाम क्वालिफाई हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि प्रीलिम्स आज के समय में क्यों इंपॉर्टेंट हो गई है और क्यों डिफिकल्ट होती जा रही है। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो हर साल नंबर ऑफ वैकेंसीज गिरती जा रही हैं या फिर उनमें कोई ज्यादा इजाफा नहीं हो रहा। एक समय वैकेंसीज 1200-1300 तक पहुंच गई थी, जो अब 700-800 तक आ गई हैं, जबकि जो नंबर ऑफ क्वालिटी एप्लीकेंट्स है वो बढ़ता ही जा रहा है। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो काफी टैलेंटेड हैं और जो काफी हार्ड वर्किंग है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके अलावा सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज, इन दोनों की एग्जाम्स को मर्ज कर दिया गया है। अब दोस्तों, फॉरेस्ट सर्विसेज की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा हाई रहती है, तो इसलिए जो स्टूडेंट्स फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनकी वजह से सिविल सर्विसेज एग्जाम की कट ऑफ भी बढ़ जाती है। इसलिए कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया है और जो पेपर है उसमें क्वेश्चंस डायनामिक नेचर के आ रहे हैं। मतलब हमने कुछ स्टैटिक बुक्स पढ़ ली, उसके बेसिस पर एग्जाम क्लियर नहीं की जा सकती। हमारी जो स्टडी है उसको काफी डाइवर्सिफाई करना जरूरी हो गया है। अब दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो मेरिट है उसके लिए सिर्फ एक ही पेपर जीएस 1 ही इंपॉर्टेंट रह गया है। मतलब अगर जीएस 1 का हमारा पेपर खराब चला गया तो हमारे पास कोई दूसरा और पेपर नहीं है जिसमें हम कवर कर लें। मेंस में अगर हम देखें तो 7 ऐसे पेपर हैं। मान लीजिए मेंस का हमारा कोई एक पेपर खराब हो गया तो हमारे पास 6 पेपर होंगे जिनमें हम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन प्रीलिम्स में हमारे पास एक ही पेपर है और उसमें भी अगर 2-3 क्वेश्चन ही हमारे खराब हो गए तो इसका मतलब है हमारा पूरा अटेम्प्ट खराब हो सकता है। इसके अलावा प्रीलिम्स में कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर पेपर होने के बाद भी नहीं बताया जा सकता। मतलब बहुत सारी कीज आती हैं, उनमें भी एक वेल डिफाइंड आंसर नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में उन क्वेश्चंस के लिए हम कभी भी सर्टेनली नहीं कह सकते कि यह हमारा सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस की वजह से अनप्रेडिक्टेबिलिटी प्रीलिम्स में बढ़ जाती है। अब अगर मान लीजिए आपके प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर आ रहा है, आपने कीज से इवेल्युएट किया और आप सेफ जोन में हैं, तो फिर इससे आपकी जो मेंस की प्रिपरेशन है वो आप तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी एडवांटेज आपको मेंस में मिलेगी। लेकिन अगर आप प्रीलिम्स में फेल होते हैं तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपका एक साल खराब हो गया, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी काफी गिर जाएगा, जिससे आपकी लाइफ स्ट्रेस बहुत बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगर कोई मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो 5-6 महीने में ही प्रीलिम्स वापस लग जाती है। लेकिन अगर कोई प्रीलिम्स में फेल हो जाता है तो उसको फिर से एक साल के लिए वेट करना रहता है, जो एक साल काफी मुश्किल निकलता है। और अगर कोई प्रीलिम्स में फेल हो गया तो उसको मेंस और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस नहीं हो पाता। अगर कोई मेंस में फेल होता है तो उसके पास मेंस का एक्सपीरियंस है जो कि उसके आगे वाली एग्जाम में काम आ सकता है। अब प्रीलिम्स से रिलेटेड स्ट्रेटेजी देखने से पहले हम प्रीलिम्स के सिलेबस पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, सिलेबस में यहाँ पर टोटल 7 टॉपिक्स दिए गए हैं। हम यहाँ पर सिर्फ सिलेबस के टॉपिक्स को मेंशन करेंगे। दोस्तों, कौन सी बुक्स और कौन से मटेरियल हमें इन 7 टॉपिक्स के लिए रेफर करने चाहिए, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसको आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अब ये 7 टॉपिक कौन कौन से हैं? पहला है करंट इवेंट्स। इसको हम करंट इवेंट्स या करंट अफेयर्स कह सकते हैं, जिसमें करंट से रिलेटेड टॉपिक्स पूछे जाते हैं। फिर है हिस्ट्री, जिसमें एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। फिर है जियोग्राफी, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों की फिजिकल और नॉन फिजिकल जियोग्राफी पूछी जाती है। इसमें मैप भी इंक्लूडेड है क्योंकि यूपीएससी में अब धीरे धीरे मैप बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या बढ़ती जा रही है। फिर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में
और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे पॉलिटिकल सिस्टम, पब्लिक पॉलिसी, पंचायती राज, राइट्स इश्यूज, जिनसे भी कई बार एक एक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। दोस्तों यहाँ पर दो अलग अलग टॉपिक हैं। पहला तो है इकोनॉमिक्स, जिसमें मैक्रो इकोनॉमी से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और माइक्रो इकोनॉमी से यूपीएससी बहुत कम क्वेश्चंस पूछती है। लेकिन दूसरा अगर हम बात करें सोशल डेवलपमेंट की, तो इसमें आती है गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। दोस्तों गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं इनसे भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। फिर आता है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। दोस्तों हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है डोंट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, लेकिन यह देखा गया है कि जो रिसेंट पेपर्स हैं उनमें सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक यही है। इसमें बहुत डायनामिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सिर्फ एक या दो मटेरियल इसके लिए सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए डिटेल्ड इंटरनेट बेस्ड स्टडी की जरूरत पड़ती है। फिर अंत में आता है जनरल साइंस, जिसमें साइंस के बेसिक्स जो एनसीईआरटीज में कवर है, उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों फील्ड से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब दोस्तों पिछले जो कुछ सालों के प्रीलिम्स के पेपर रहे हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देखी गई है, जैसे कि जो इजी क्वेश्चंस हैं उनके नंबर अब घटते जा रहे हैं, क्योंकि अब 100 क्वेश्चन के पेपर में ही करीब 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करना रहता है। तो इसलिए इजी क्वेश्चंस की संख्या घट गई है और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस हैं या फिर जो डायनामिक क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। इवन दोस्तों जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उनसे भी ज्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर बेस्ड ही पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स, साइंस एंड टेक एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इनमें करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं तो वो सिर्फ 1 साल तक लिमिटेड नहीं है। इसका मतलब है कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो 2 साल पुरानी है तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोई गवर्नमेंट स्कीम जो 2-3 साल पहले लॉन्च की गई थी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, जबकि जो लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यह भी है कि जो क्वेश्चंस हैं उनमें इंटरडिसिप्लिनरी नेचर देखा गया है। मतलब एक क्वेश्चन में 2 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट आए, अब 2 स्टेटमेंट तो हो गए इकोनॉमिक्स के, एक स्टेटमेंट हो गया पॉलिटी का। तो इस तरह से एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको 2 सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना जरूरी है। और करंट अफेयर से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो ये है, करंट अफेयर में जो टॉपिक मेंशन्ड है उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, न कि न्यूज से। मान लीजिए दोस्तों न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी ये न्यूज में है, तो अब एनएसजी न्यूज में क्यों है ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा ये जा सकता है कि एनएसजी का स्टेटस क्या है, एनएसजी के मेंबर्स कौन कौन से हैं, एनएसजी के फंक्शंस क्या हैं, या फिर एनएसजी से रिलेटेड और कोई डिटेल पूछी जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर मैंने प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी को 3 भागों में बांटा है। स्ट्रेटेजी बिफोर एग्जाम, मतलब मान लीजिए जब भी आप प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करते हैं 6 महीने पहले, 1 साल पहले, तो आपको किस तरह से तैयारी करनी है और कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जो आपके काम आ सकती हैं। स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग एग्जाम, दोस्तों एग्जाम के 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने चाहे प्रीलिम्स की तैयारी 2 साल तक ही क्यों ना की हो, अगर इन 2 घंटों में आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हो तो आपका पेपर खराब हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि एग्जाम के समय में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, फिर जैसे ही एग्जाम खत्म हो गई तो फिर हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। दोस्तों याद रखिए, प्रीलिम्स का पेपर अगर हमारा सही हो गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम आईएएस बन गए। उसके बाद भी 2 स्टेजेस हैं, मेंस और इंटरव्यू। तो हम ब्रीफ में देखेंगे कि जैसे ही हमारा प्रीलिम्स का पेपर हो जाता है तो हमें क्या करना है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेटेजी बिफोर एग्जाम, मतलब हमें प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे तैयारी करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ की मटेरियल, मतलब कौन कौन सी एसेंशियल बुक्स हैं या और दूसरा रीडिंग मटेरियल है जो आप पढ़ने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों एक सेपरेट वीडियो बनाई गई है जिसको आप देख सकते हैं। अब दोस्तों जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, हमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि करीब करीब सभी सब्जेक्ट से 1-2 क्वेश्चन बेसिक नॉलेज पर बेस्ड होते हैं, या हम यूं कह सकते हैं जो सिंपल होते हैं, जिनको हम थोड़ा सा पढ़कर भी सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों जहां पर प्रीलिम्स में एक एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है वहां पर हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। अब प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्लानिंग, मतलब हम किस तरह से पढ़ेंगे उसकी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। दोस्तों जो भी प्लान बनाया जाता है
वो लॉन्ग टर्म का भी प्लान होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का भी होना चाहिए। लॉन्ग टर्म जैसे 6 महीने का हो गया, 1 साल का हो गया, 50 दिन का हो गया। शॉर्ट टर्म जैसे वीकली प्लान हो गया, डेली प्लान हो गया। मतलब हमारा एक बड़ा प्लान रहेगा, जैसे 1 साल का प्लान हो गया, अब उसमें एक एक महीने के प्लान होंगे कि हम किस महीने में क्या करेंगे, और उस महीने में हमारे वीकली या डेली प्लान होंगे कि पर्टिकुलर वीक में हम ये पढ़ने वाले हैं, इतना पढ़ने वाले हैं। और जो भी टारगेट्स हम बनाएं वो अचीवेबल होने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हमने ऐसे टारगेट्स बना लिए जिनको अचीव नहीं किया जा सकता तो फिर इससे स्ट्रेस बढ़ेगा और हमारी प्रिपरेशन पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और हमारी प्लानिंग में हमें हॉलीडेज और कंटिजेंसीज, जैसे दीपावली या कोई त्योहार आया या फिर किसी इमरजेंसी की वजह से हम नहीं पढ़ पाए, तो उनका प्रोविजन भी हमें रखना है। हमारा शेड्यूल इतना टाइट नहीं हो कि किसी भी कंटिजेंसी का उसमें स्कोप ना हो। अब पढ़ते समय क्या क्या बेस्ट स्ट्रेटेजीज आपके काम आ सकती हैं। सबसे पहली है नोट्स मेकिंग। जब भी आप पढ़े तो नोट्स बनाएं, और नोट्स जितने शॉर्ट रहे उतना ही अच्छा रहेगा। नोट्स क्यों बनाने चाहिए? पहला तो यह हमें इंगेज्ड रखता है, जिससे कि आलस्य नहीं आता और हम अच्छे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाते हैं। मेमोराइजेशन भी लिखने के साथ ज्यादा अच्छा होता है। हम पढ़ते हैं तो उस चीज को हम 2-4 दिन बाद भूल जाएंगे, लेकिन जो हम लिखते हैं उसको हम कंपैरेटिवली ज्यादा लंबे समय तक याद रखेंगे। और अंत में जब हमें रिवीजन करना होगा तो हमारे नोट्स हमारे बहुत काम आएंगे। एक दोस्तों, पढ़ते समय आपको WH वर्ड ग्रुप का भी ध्यान में रखना है। जो भी चीज आप पढ़ें तो उसके वाई, वाट, वेयर, हु, वाट, इन सबको हमें ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए करंट अफेयर का कोई टॉपिक आपके सामने आता है, जैसे कोई इवेंट आई, कोई ऑर्गेनाइजेशन आया, तो आपको खुद से सवाल पूछना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका मकसद क्या है, ये क्यों एस्टेब्लिश किया गया। फिर आपको उसके आंसर्स ढूंढने हैं। तो इस तरह से आपको आईएएस की तैयारी करनी है। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एक अच्छी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज से होगा ये कि आपकी रेगुलर प्रैक्टिस होती रहेगी, और जो टेस्ट आप दे रहे हैं वो आपके एग्जाम के टाइम में काम आएंगे। दोस्तों, अगर आप बिना टेस्ट सीरीज के या बिना मॉक टेस्ट के एग्जाम देने चले जाते हैं तो आपसे बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होंगी। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेते हैं तो वो सिली मिस्टेक्स आपकी मॉक टेस्ट के समय पर ही दूर की जा सकती है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपकी एग्जाम के 1 सप्ताह के पहले आपको कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि उससे होता क्या है, कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिनका आंसर गलत हो जाता है, तो फिर वो एक पैनिक सिचुएशन को क्रिएट कर देते हैं। तो इसलिए एग्जाम के पास में आपको कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना है। जो भी मॉक टेस्ट आपको देने हैं वो पहले आपकी तैयारी के दौरान ही आपको देने होंगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम के 2 महीने पहले की स्ट्रेटेजी। दोस्तों, 2 महीने हमें रिवीजन के लिए चाहिए। तो लास्ट के जो 2 मंथ हैं उनको हमें रिवीजन के लिए छोड़ना है। रिवीजन स्टार्ट करने से पहले जरूरी है कि ऐसा कोई सा मटेरियल, ऐसी कोई सी बुक जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी है और जो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम उसको हमारी नजरों से हटा दें, क्योंकि वो हमारी नजरों के सामने रहेगी तो वो एक टेंशन क्रिएट करती रहेगी। अब दोस्तों, रिवीजन कैसे स्टार्ट करना है? हमें रिवीजन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उस सब्जेक्ट को उठाना है जिसमें हमें सबसे कम कॉन्फिडेंस है या जिसको लेकर हमें सबसे ज्यादा टेंशन है, और हमें सभी सब्जेक्ट्स को रिवीजन के लिए टाइम देना है। कोई भी सब्जेक्ट हमें रिवीजन के लिए नहीं छोड़ना है। लेकिन सबसे ज्यादा टाइम हम किसको देंगे? करंट अफेयर्स को, क्योंकि करंट अफेयर्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और करंट अफेयर सबसे ज्यादा डायनामिक होता है। अब दोस्तों, जब भी आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आपको आपकी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप 1-2 दिन भी बीमार हो गए तो इससे आपकी 3-4 दिन की प्रिपरेशन पर इंपैक्ट आता है। अब दोस्तों, आपकी हेल्थ के लिए आपको प्रॉपर डाइट लेनी है, प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, और एक सबसे अच्छी चीज बताई जाती है कि आप 30 से 45 मिनट की वॉक हमेशा लीजिए। इससे आपकी मेमोरी भी अच्छी होती है। आप किसी दूसरे फ्रेंड को ज्वाइन कर सकते हैं जिसके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, और वॉक से दोस्तों आपकी टेंशन, आपका स्ट्रेस भी आपसे दूर रहेगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग एग्जाम। दोस्तों, यहाँ पर हम एग्जाम वाले दिन और उसके पहले दिन की बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम के पहले दिन से ही एक ट्रिगर बटन स्टार्ट हो जाता है कि अब हमारी एग्जाम होने वाली है। तो उस पीरियड में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। मान लीजिए दोस्तों, आपकी एग्जाम है 31 मई को,
तो 30 में और 31 में मतलब पेपर से पहले आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। और आप क्या रिवाइज करेंगे यह आपको पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना है कि मैं एग्जाम के दिन या एग्जाम के पहले दिन यह रिवाइज करूंगा। कोई भी दूसरा और नया मटेरियल आपको नहीं उठाना है। यहाँ पर दोस्तों आप अगर नोट करें तो हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। मान लीजिए आपने 1 साल 2 साल 3 साल इतनी लंबी मेहनत की है और एग्जाम वाले दिन या उसके पहले दिन आपकी हेल्थ खराब हो जाती है, तो आप इमेजिन कीजिए कि आपकी सारी मेहनत धराशायी हो जाएगी। तो इसलिए हेल्थ का यहाँ पर ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको कूल और रिलैक्स्ड रहना है। आपके हाथ में जो चीजें हैं आप वो कर चुके हैं। अब आपको ऐसी चीजों के लिए बिल्कुल अफसोस नहीं करना है जो आपके हाथ में नहीं है। दोस्तों अगर आप ग्रेट लीडर्स को सुनेंगे तो उन्होंने हमेशा यही कहा है कि प्रोसेस रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने अपनी प्रोसेस पर पूरा फोकस कर लिया है, उस पर पूरा जोर दे दिया है, तो अब आपको रिजल्ट की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आपके साथ अच्छा ही होगा। अब हेल्थ के लिए आपको और क्या क्या करना है, प्रॉपर डाइट लेनी है। जो आप रेगुलर खाते हैं वही आपको खाना है और एकदम से सिंपल खाना आपको लेना है। 10-15 मिनट के लिए आप योगा और प्राणायाम भी कीजिए। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी और आपका स्ट्रेस भी कम होगा। और 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए आप पूरा नहीं सोते हैं, इससे आप ज्यादा घंटे तो पढ़ लेंगे लेकिन जब 2 घंटे पेपर के आएंगे उनमें आपकी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। आपकी जो सोचने की शक्ति है उस पर लगाम लग जाएगी। तो लेकिन अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपके दिमाग के घोड़े बहुत तेज दौड़ेंगे जो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देंगे। अब एग्जाम सेंटर में जाने से पहले आपके जो भी पेरेंट्स हैं उनकी आप ब्लेसिंग्स लीजिए। दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करके रखिए, लेकिन एक फोन आप अपने पेरेंट्स को जरूर मिलाइए क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपसे भी ज्यादा आपकी सफलता चाहते हैं और उनसे बात करना आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा। अब दोस्तों आप एग्जाम सेंटर में जाके बैठ गए हैं और आपको OMR सीट दे दी गई है। पेपर से पहले OMR सीट दी जाती है तो उसकी डिटेल्स को आपको केयरफुली फुलफिल करना है। बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है पैनिक होने की वजह से OMR सीट में कुछ गलत भर दिया जाता है। मैं ऐसे स्टूडेंट से भी मिला हूं जिनकी OMR में गड़बड़ी की वजह से पूरी एग्जाम खराब हो गई है। अब आपको पेपर मिल चुका है। पेपर मिलने के बाद आपको क्वेश्चंस और ऑप्शंस इनको केयरफुली पढ़ना है। दोस्तों प्रीलिम्स एग्जाम का सबसे पहला रूल है कि जो भी क्वेश्चंस हैं जो भी ऑप्शंस हैं उनको केयरफुली पढ़ना है। हमें पहले से ही अज्यूम नहीं करके चलना है कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है और इसमें ये सही है। हमें उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है। कई बार क्या होता है जैसे कुछ कीवर्ड्स इग्नोर कर दिए जाते हैं, जैसे नोट वर्ड है ये इग्नोर हो गया, तो ऐसी कंडीशन में वो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो अगर हम केयरफुली पढ़ते हैं, 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उससे हम सिली मिस्टेक्स को कम कर सकते हैं। अब पेपर को अटेम्प्ट करने में आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है और आपको आपका पेपर एक रीडिंग में पूरा नहीं करना है। कम से कम 3 से 4 रीडिंग तो आपको लेनी ही है। पहले रीडिंग में आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को मार्क कीजिए जिनके लिए आप 100% श्योर हैं कि या तो वो सही है या वो गलत है। सही है तो उसको सही टिक कर लीजिए, गलत है तो उसको स्टार्टिंग में ही क्रॉस टिक कर दीजिए कि मैं इस क्वेश्चन को दोबारा देखूंगा ही नहीं। इससे आपका टाइम बचेगा और आप दूसरे क्वेश्चंस पे फोकस कर सकेंगे। अब मान लीजिए पेपर में ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अब इन 3 स्टेटमेंट में से आपको पहले स्टेटमेंट का आंसर पता है कि ये स्टेटमेंट सही है, बाकी के 2 का आपको नहीं पता है, तो आप क्या कीजिए पेपर में पहले को मार्क कर लीजिए करेक्ट, बाकी के 2 को आप छोड़ दीजिए, आप इनको बाद में देखेंगे। दोस्तों कई बार क्या होता है कि एग्जाम में जब हमारा दिमाग बहुत तेज चलता है तो कुछ चीजें जो हमने कहीं पढ़ी हुई हैं वो हमें बाद में जाकर याद आती हैं। तो इसलिए जब हम मल्टीपल रीडिंग्स करेंगे, बार बार क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो हमें कुछ चीजें रिमाइंड हो जाती हैं और कुछ चीजें इंटरलिंक हो जाती हैं और यही सबसे अच्छी एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी है। तो हमें OMR सीट है उसमें किसी क्वेश्चन को मार्क अंत में जाकर करना है जब हम पूरी तरह से श्योर हो जाएं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो दोस्तों जो आपके पेपर के स्टार्टिंग के 60 मिनट्स हैं या यूं कहिए 1 घंटा है, उसमें आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस मार्क करने हैं जिनके लिए आप पूरी तरह से श्योर हैं और आपको इसके लिए चाहे मल्टीपल रीडिंग्स क्यों ना लेनी पड़े। अब 1 घंटा गुजर चुका है और मान लीजिए 1 घंटे में आपने 30 to 40 क्वेश्चंस को सोल्व किया,
बाकी के क्वेश्चंस आपके अभी भी हैं। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी के ऑर्डर में जाना है। मतलब सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जहां पर आपको दो में से एक ऑप्शन चूज करना है, मतलब जहां पर 50% प्रोबेबिलिटी है। फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस में जाना है जहां पर 33% की प्रोबेबिलिटी है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं जहां पर आपको 50% या 33% प्रोबेबिलिटी लगती है, लेकिन आपको ब्लाइंड गेम नहीं खेलना है। आपको इंटेलिजेंट गेस वर्क के साथ क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है आप अपने उस नॉलेज को यूज कीजिए। आप इंटेलिजेंटली सोचने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या ऑप्शन सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। कई फ्रेंड्स मुझसे पूछा करते हैं कि जो आइडियल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो कितना होता है। तो मेरा ये मानना है कि 85 to 95 यह क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी पर निर्भर करेगा। कभी भी पूरे 100% क्वेश्चंस को सोल्व करना एक अच्छी समझदारी साबित नहीं होती, क्योंकि एक तो पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, दूसरा जब हम सारे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो उससे हमारा टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होता है और हम ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से रह जाते हैं जिनको हम सही कर सकते थे, जबकि जो छोटे से इग्नोरेंस की वजह से गलत हो जाते हैं। तो गेस वर्क आपके काम आ सकता है, लेकिन इससे समय भी किल होता है। तो आपको गेस वर्क सारे क्वेश्चंस में नहीं लगाना है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस में ही लगाना है। अब मैं यहाँ पर आपके साथ दो ऐसी स्ट्रेटेजीज डिस्कस करूंगा जिनके बेसिस पर आप एग्जाम में काफी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। पहला है द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। कई बार आपको दोस्तों क्वेश्चन मिलता है तो आप सोचते हैं कि क्या सही है, जबकि आर्ट ऑफ एलिमिनेशन में आपको सोचना है कि चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आंसर नहीं है। मान लीजिए आपको ए बी सी डी चार ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इनमें से आपको ये सोचना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता। मान लीजिए आपको ये क्लियर हो गया कि बी सी डी आंसर नहीं है, तो फिर आप ए के साथ जा सकते हैं। कई बार आपको मान लीजिए 1 2 3 ये तीन स्टेटमेंट दिए गए, आपको ये क्लियर है कि 2 इसका आंसर नहीं है और ऑप्शंस में दिया हुआ है 1 and 3 ओनली, तो आप उस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। इसी के अलावा एक स्ट्रेटेजी ये भी है कि कई बार जो जनरल स्टेटमेंट है जैसे मे, माइट, शुड, ऑफ्टन ये सही होते हैं, जबकि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं मस्ट, कैन, ओनली, ऑल ये गलत होते हैं। दोस्तों यह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यह 70 to 80% सिचुएशंस में ही करेक्ट साबित होता है। 100% सिचुएशन में सही साबित नहीं होता, लेकिन दोस्तों यह 70 to 80% का रेशियो काफी हाई है और इसके बेसिस पर आप कई बार 2-3 क्वेश्चंस को सही निकाल सकते हैं जो आपको कट ऑफ के ऊपर ले जाता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम होने के बाद। एक बात आप याद रखिए, प्रीलिम्स एंड नहीं है, प्रीलिम्स इस प्रोसेस का एक पार्ट है। तो एग्जाम के बाद में सबसे पहले आपको एक 3-4 दिन की ट्रिप लेनी है, एक ट्यूर लेना है, क्योंकि जो प्रीलिम्स है उससे आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो आपको 3-4 दिन रिफ्रेश होने के लिए चाहिए ताकि आप फिर से मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकें। और इसकी प्लानिंग आप एडवांस में ही कीजिए दोस्तों, प्रीलिम्स के पेपर के पहले ही कीजिए। इसका आपको क्या एडवांटेज मिलेगा, जैसे आप पेपर दे रहे हैं या पेपर के 2-3 दिन पहले की बात है, आपके दिमाग में स्ट्रेस है कि यार पेपर है, लेकिन अगर आप एडवांस में ही प्लान करते हैं ऐसी जगह जहां पर घूमना आपको काफी पसंद है, तो वो आपको मोटिवेट करता रहेगा कि पेपर के बाद मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, ऐसे एंजॉय करूंगा। एक जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं कि वो कट ऑफ वाली डिबेट में घुस जाते हैं। अब दोस्तों ये कट ऑफ वाली डिबेट ऐसी है कि इसका कोई एंड नहीं है कि क्या कट ऑफ रहेगी, मेरे कितने नंबर आएंगे, क्या मैं पास होऊंगा। आपने अपना काम कर दिया है, आप एक बार अपने क्वेश्चन पेपर को किसी ऑथेंटिक की के साथ चेक कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने कंपैरेटिवली अच्छा किया है, तो फिर आप अपने पेपर को पैक करके रख दीजिए। अगर आप ज्यादा कट ऑफ की डिबेट में जाएंगे तो इसका हमेशा ज्यादा नुकसान ही होता है। प्रीलिम्स के बाद सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को अब मेंस के लिए चेंज करना है। प्रीलिम्स में आपकी जो अप्रोच थी वो थी फैक्ट बेस्ड, मतलब आपको चीजें रटनी थी, आपको फैक्ट्स को अच्छे से याद करना था। लेकिन मेंस में आपकी अप्रोच एनालिटिकल, बैलेंस्ड और क्रिटिकल होना जरूरी है। तो आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे टॉपिक से जो प्रीलिम्स में नहीं है, जैसे ऑप्शनल पेपर्स हो गए, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, एथिक्स का पेपर हो गया, ऐसे का पेपर हो गया जो प्रीलिम्स में नहीं है। इससे आपको एक नया टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, आप थोड़ा तरोताजा फील करेंगे। और
आपको प्रीलिम्स होने के तुरंत बाद मेंस की टेस्ट सीरीज भी लगा लेनी है, क्योंकि मेंस में राइटिंग प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपका नॉलेज चाहे कितना भी हो, प्रीलिम्स में जिन स्टूडेंट्स के 150 प्लस आते हैं वो भी मेंस में बुरी तरह से फेल होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती। अब दोस्तों, मेंस में राइटिंग प्रैक्टिस कैसे हो, मेंस की स्ट्रेटेजी कैसी हो, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा। इस वीडियो को हम सिर्फ प्रीलिम्स तक ही लिमिटेड रखेंगे। उम्मीद है दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ अच्छी चीजें बता पाया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।